गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। इसमें मैंने आपको प्रकाश किसे कहते हैं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है, इसके बारे में बताया था। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आता है। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो नियम होते हैं। नंबर एक क्या होता है भाई? आपतित किरण, आपतित किरण। इसके बाद परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के यही दो नियम होते हैं। फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण किसे कहते हैं भाई? जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। लौटने वाली किरण क्या कहलाती है भाई? परावर्तित किरण। इसके बाद एक अभिलंब डालते हैं जिसको अभिलंब बोलते हैं। इस पॉइंट को आपतन बिंदु बोलते हैं। ये हो गया आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब इसके बाद आपका आता है गोलीय दर्पण। इसके बाद हेडिंग इसमें आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है भाई? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, लाइक दिस। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट अथवा पारे की कलई की गई होती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट अथवा पारे की कलई की गई होती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण।
नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है भाई? यदि प्रकाश का परावर्तन झुके हुए तल से हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कैसे दर्पण को भाई? यदि दर्पण पर कलई इस प्रकार से की जाए कि प्रकाश का परावर्तन झुके हुए तल से हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यह क्या है? अवतल दर्पण। इसके विपरीत यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से, यदि हम पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट इस प्रकार से करें कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से, मतलब इस वाले तल से प्रकाश का परावर्तन होवे, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यह उत्तल दर्पण कहलाता है भाई। यह उत्तल हो गया, यह अवतल हो गया। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसा कि आपको कक्षा 10 में भी हम बता रहे होंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें नंबर 1 आता है भाई आपका ध्रुव किसे कहते हैं? सीधे सीधे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यह हमारा अवतल दर्पण है भाई। इसके मध्य बिंदु को, मान लीजिए मध्य बिंदु यह है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं भाई। मान लीजिए यहाँ पर स्थित है तो यह है इसका केंद्र हो गया, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 आता है आपका वक्रता त्रिज्या। ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष आता है। नंबर 4 आपका आएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यह क्या होता है भाई? ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जो रेखा है आपका यह मुख्य अक्ष कहलाती है। मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यह आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। इसके बाद
आता है अगली हेडिंग, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? अगली हेडिंग आती है भाई आपका मुख्य फोकस। यह क्या होता है? यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मान लीजिए यह बिंदु है, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे कहेंगे भाई? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। होकर के जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण रहेगा आती हुई प्रतीत होंगी, अवतल दर्पण रहेगा तो जाती है। इसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है भाई? ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट आपका फोकस तल। फोकस तल क्या होता है भाई? फोकस तल मुख्य फोकस पर स्थित, मुख्य फोकस पर स्थित तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। किसको फोकस तल कहते हैं भाई? मुख्य फोकस पर स्थित तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, यह मुख्य अक्ष है, इसके अभिलंबवत तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।